हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं टेट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस के सिलेबस को। अभी तक अपन ने 7 टॉपिक्स को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी अपना टॉपिक नंबर 8 जीवों में श्वसन एवं परिवहन वाला टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर जीवों में श्वसन और जीवों में परिवहन दो टॉपिक इंक्लूड है। इसके अंदर से हमने जीवों में श्वसन को कंप्लीट कर लिया है और अभी अपना चल रहा है जीवों में परिवहन। मनुष्य के अंदर जो परिवहन होता है उसके बारे में हमने देख लिया था और जंतुओं के बारे में भी देख लिया था। आज अपन जो पादपों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे पादपों में किस प्रकार से परिवहन होता है। ठीक है। पादप अपनी जड़ों के द्वारा यानी कि मूलों के द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक जो तत्व होते हैं उनका अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है। और यही भोजन इनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। यानी कि पादपों के अंदर जो है पत्तियां हैं, पादपों के अंतर्गत यानी कि पादपों में पत्तियों के द्वारा जल, खनिज लवण और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनके उपयोग के द्वारा सनलाइट की सहायता से और जल के उपयोग के द्वारा भोजन बनाया जाता है और ये भोजन इनको ऊर्जा प्रदान करता है। और जीवों में हमने देखा था कि जीवों की प्रत्येक कोशिका जो होती है उसमें ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं मृदा से जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है। यानी कि मृदा के अंदर जो ये जल और जो खनिज पोषक तत्व होते हैं ये उपयोगी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, उसका परिवहन किस प्रकार से होता है, ये अब अपन देखेंगे। ठीक है। पादपों के अंदर मूलों के द्वारा यानी कि जड़ों के द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण होता है। सबसे पहले ये जो मृदा के अंदर उपयोगी पदार्थ होते हैं, जल होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं, ये मूलों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि मूलों के द्वारा जो होती है यानी कि जड़ों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। और मूलों के अंदर अवशोषण के लिए मूल रोम होते हैं। यानी कि जड़ों से ही कुछ छोटे छोटे तंतु और निकले हुए रहते हैं जो कि इन पदार्थों को अवशोषित करते हैं। उन्हें कहा जाता है मूल रोम। और यही मूल रोम जल के अंदर घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतग्रहण के लिए मूल की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी कि इतने पतले पतले तंतु होते हैं कि यह जो अलग अलग जब पतले पतले तंतु निकले हुए रहते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इससे ये जल और जो खनिज लवण होते हैं वो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। और ये जो मूल रोम होते हैं वो मृदा कणों के बीच बीच में उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और वहीं से जो है इनका अवशोषण करते ही रहते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं और यही वाहिकाएं जो होती है वो विशेष प्रकार की बनी हुई होती है जो कि संवहनी ऊतक बनाती हैं। यानी कि जो जल और पोषक तत्व होते हैं उनके परिवहन के लिए यानी कि ये जो मूल रोम होते हैं वहाँ से जड़ के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं और वहाँ से जो होती है यानी कि मृदा से ये जो जल और पोषक तत्व होते हैं इनको सबसे पहले मूल रोमों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और मूल रोमों से ये मृदा के अंदर ही जो उपस्थित जड़ी होती है उन तक पहुंचा दिया जाता है। और फिर जड़ों से ये आगे बढ़ता हुआ पत्तियों तक कैसे पहुंचता है उसके लिए कुछ वाहिकाएं होती हैं और ये वाहिकाएं जो होती है पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि पूरे पौधे के अंदर फैली हुई रहती है। और ये जो वाहिकाएं होती है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी हुई होती है और ये कोशिकाएं जब एक ही प्रकार का कार्य करती है तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। और यहाँ पर जो ऊतक ये बनता है इस प्रकार का ऊतक उसको कहा जाता है संवहनी ऊतक। ठीक है। तो ये संवहनी ऊतक का नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा ऊतक होता है। यहाँ पे वाहिकाएं वगैरह जो मिलकर बनाती है तो वो होता है संवहनी ऊतक। ठीक है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव के अंदर किसी भी विशेष कार्य को संपादित करता है। यानी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के किसी एक कार्य को संपादित करती हैं तो उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाहिकाओं का समूह होता है वो संवहनी उत्तक बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पादपों के अंदर परिवहन के लिए यानी कि ये जो परिवहन होता है ये जो संवहनी उत्तक होता है परिवहन के लिए होता है। और ये जो उत्तक होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जाइलम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो जाइलम को आपको जैसे ही ध्यान में रखना है कि जाइलम जो होती है वो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों के अंतर्गत संवहनी ऊतक होता है, उसे जाइलम कहा जाता है। यानी कि जल और जो पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है, संवहनी ऊतक के रूप में जाइलम होता है। पूरे प्लांट्स के अंदर जाइलम चैनलों यानी कि नलियों का सतत जाल बनाता है, जो कि ये जो संवहनी ऊतक होता है वो जाइलम चैनलों का यानी कि नलियों का सतत जाल बनाता है, जो कि मूलों को तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ देता है, और इस प्रकार बना हुआ तंत्र पूरे पादप के अंदर जल का परिवहन करता है। यानी कि इसमें से सबसे इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है फ्रेंड्स कि आपको ध्यान में रखना है कि जल और जो पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन कौन करता है, तो जाइलम ऊतक करता है। और अगर ये बोल दे कि पत्तियों के अंदर जो भोजन निर्मित होता है उसको पूरे पादप के अंदर कौन सप्लाई करता है, तो आएगा फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में देखते हैं अपन। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादपों के सभी भागों के अंतर्गत ले जाया जाता है। ये कार्य एक संवहनी ऊतक के द्वारा किया जाता है, जिसे फ्लोएम यानी कि पोषवाहा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फ्लोएम या पोषवाहा जो होती है किसका परिवहन करती है, तो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको पूरे पादप तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, अतः इस प्रकार से पादपों के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक दो संवहनी ऊतक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जल के जो जाइलम होता है उसके द्वारा जल और पोषक तत्वों का परिवहन किया जाता है, जो कि जड़ से यानी कि मूल रोमों से लेकर के पत्तियों की तरफ और पादप के अन्य भागों की तरफ जाती है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको जो पादप होता है उसमें पादप के जितने भी भाग होते हैं जड़ वगैरह मूल रोम तक भोजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। ये भी परिवहन के अंदर ही आता है उत्सर्जन। आपकी बुक के अंदर 7th क्लास की जो बुक है उसके अंदर परिवहन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ही साथ में उत्सर्जन भी दिया हुआ है, यानी कि उत्सर्जन भी अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी अपन देख लेते हैं। इसमें जो थोड़े बहुत फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जीवों में उत्सर्जन शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा उच्च वसन के समय शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि जो फेफड़ों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको तो उच्च वसन के द्वारा यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तब इसको तो बाहर निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा था उसका निष्कासन तो यहाँ हो जाता है, उच्च वसन के द्वारा हो जाता है। अन्य जो अपाचित भोजन होता है उसको बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो भोजन से अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र के रूप में अपन को क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो सेल्स कार्य करती है और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको निर्मुक्त करने का जो प्रोसेस होता है वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं उत्सर्जन तंत्र को। मानव के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होते हैं, और ये जो पदार्थ होते हैं अधिकांशतः कैसे होते हैं, टॉक्सिक नेचर के होते हैं, यानी कि विषाक्त होते हैं। अगर इनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो ये अंदर रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं, इसलिए इनको विषाक्त माना जाता है और इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अतः सजीवों के द्वारा कोशिकाओं के अंदर निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहा जाता है, और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र रक्त के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु रक्त को छानने की आवश्यकता होती है, और यह व्यवस्था वृक्क यानी कि जो गुर्दे होते हैं उनमें उपस्थित रक्त कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। ठीक है, यानी कि जो रक्त होता है उसको छानने की प्रोसेस कहाँ पे होती है, वृक्क या गुर्दों के अंदर होती है, और वहाँ पर जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स का बहुत ही घना जाल होता है, और उनके अंदर अनेक कोशिकाएं जो होती है वहाँ पर वृक्क के अंदर बहुत सारी रक्त कोशिकाओं का जो होता है घना जाल होता है, और वहीं पर जो होती है पूरे जो भी ये उपयोगी पदार्थ होता है उनका तो फिल्ट्रेशन हो जाता है, और जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जन
प्रक्रम के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है मानव का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम। इसके अंदर ये सेम के आकार की 2 किडनियां होती हैं और ये जो होती है मूत्र वाहिनियों के द्वारा मूत्राशय से जुड़ी हुई रहती है और यहाँ से ये मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो वृक्क होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या के अंदर तो 2 होते हैं लेकिन होते कितने हैं, एक जोड़ी होते हैं और सेम के आकार के होते हैं। और इसके अंदर आपको एक और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो वृक्क होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। ठीक है, पूरे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये वृक्क होता है यानी कि ये जो किडनी होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखेंगे जब रक्त दोनों वृक्कों के अंदर पहुंचता है तो इनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ब्लड वृक्कों के अंदर यानी कि किडनी के अंदर पहुंचता है तब उसके अंदर उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और हानिकारक पदार्थ भी होते हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसको तो रक्त के अंदर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि उसमें से वापस जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको तो छान लिया जाता है और जल के अंदर घुले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं और वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय के अंदर जाता है और वहां पर मूत्र वाहिनियां जो कि नली के आकार की होती हैं वो मूत्राशय के अंदर खुल जाती है और वहां पे मूत्र का संचन होता है। ठीक है, और मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी हुई होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं और मूत्र मार्ग मूत्र रंध्र के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोसेस होती है पूरी उत्सर्जन तंत्र की। अतः उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग ये सभी उत्सर्जन तंत्र के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, यानी कि औसतन दे रखा है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये सारे फैक्ट है तो आपको इनको ध्यान में रखना है। मूत्र के अंदर 95% यानी कि 95% तो वाटर होता है और 2.5% यूरिया होता है और इसी के अंदर 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जैसे कि जल, लवण आदि शरीर से पसीना यानी कि संवेद के रूप में बाहर निकलते हैं और इसके अंदर जो पसीना होता है उसके अंदर जल और लवण होता है और लवण की उपस्थिति की वजह से ही जो पसीने से भीगे हुए जो कपड़े होते हैं यानी कि शर्ट वगैरह होते हैं उन पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। वो किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, लवण की उपस्थिति के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी भी व्यक्ति की वृक्क यानी कि जो किडनियां होती है वो फेल हो जाती है या कार्य करना बंद कर देती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके अंदर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम वृक्क जो है उनके द्वारा रक्त को छाना जाता है जिससे वे जीवित रह सके। और इसी प्रोसेस को यानी कि जब आर्टिफिशियल वृक्क के द्वारा रक्त को छाना जाता है तो इस प्रोसेस को अपोहन यानी कि डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस करवाया जाता है, कई बार आपने सुना होगा। तो वही होता है जिसके द्वारा ये कृत्रिम वृक्क होते हैं जिनके द्वारा रक्त को छाना जाता है और फिर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। जंतुओं में शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है, यानी कि जंतुओं के अंदर अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो जल की उपलब्धता पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे कि मछली यानी कि जल के अंदर रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है, यानी कि जो इनमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अमोनिया के रूप में जल के अंदर घुल जाते हैं और फिर वहां से ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जो कुछ जंतु होते हैं यानी कि जो जिनमें जल की कम मात्रा के अंदर उपलब्धता होती है तो ऐसे जो जंतु होते हैं इनके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है ये अर्धघन यानी कि जो सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में होता है और ये जो पदार्थ होता है वो श्वेत यानी सफेद रंग का यौगिक होता है और इसके अंदर होता है यूरिक अम्ल। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पक्षी और जो छिपकली और सर्प वगैरह होते हैं उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो यूरिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से मानव में अपन ने पढ़ा था कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके रूप में यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये
तीनों चारों के अंदर अपशिष्ट पदार्थों के नाम आपको ध्यान में रखना है कि जंतुओं के अंदर जो जल की उपलब्धता होती है उस पे अपशिष्ट पदार्थों का प्रकार डिपेंड करता है। और जो मछलियाँ होती है यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से अमोनिया होता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। और जो पक्षी, छिपकली, सर्प वगैरह होते हैं उनमें यूरिक अम्ल होता है और मानव के अंदर यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पादपों के अंदर भी उत्सर्जन होता है क्या। तो पादपों में भी उत्सर्जन होता है, लेकिन उत्सर्जी पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयोगी होते हैं, इसलिए उनको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता है। जैसे कि छाल होती है, गोंद वगैरह होता है, सड़े गले जो भाग होते हैं, तो ये सब उपयोगी पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नहीं माना जाता है। और इसी के अंदर आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जल अवशोषित होता है पादपों के द्वारा वो किस रूप में निकलता है, तो वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में मुक्त होता है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त हो जाता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है वाष्पोत्सर्जन यानी कि जो पत्तियां वगैरह होती है वहां से पत्तियों के अंदर जो खुले हुए रंध्र होते हैं वहां से जल अधिक मात्रा के अंदर लॉस हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि जैसे जंतुओं के अंदर पसीने के रूप में जो जल का ह्रास होता है, उसी प्रकार से पादपों के अंदर वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो जल है वो निर्मुक्त होता है। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं और अवशोषित किया गया सारा जल पादप के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है और पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं वहां से ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो भी पादपों के अंदर बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि पत्तियों से जब जल का ह्रास होता है या जल जल का जब वाष्पन हो जाता है तो चूषण यानी कि अभिकर्षण यानी कि खिंचाव उत्पन्न होता है और ऊपर जब जल की आवश्यकता महसूस होती है तब पत्तियों के अंदर पत्तियों पत्तियों के अंदर और पादप के जो अन्य भाग होते हैं जब वहाँ पे जल की कमी होती है तो एक खिंचाव सा उत्पन्न होता है और इसी खिंचाव की वजह से जो विशाल वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें भी जड़ों से पानी जो है वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी ये जो खिंचाव उत्पन्न होता है इसी से जो विशाल वृक्ष होते हैं उनमें बहुत अधिक ऊंचाई तक भी जल की सप्लाई हो जाती है और जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पादपों में सॉरी जीवों के अंदर परिवहन जो है ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है। तो 8 नंबर जो टॉपिक था वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके जो कुछ एनसीईआरटी में जो 5-7 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद में अपना 8 नंबर जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट